मनी एंड बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th। इजी चैप्टर भी है और स्कोरिंग भी है। चलिए हम इसको देखते हैं, इसमें हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मनी? एनीथिंग विच इज जनरली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो कोई भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होगी उसको मनी कहते हैं। अब मनी में आता क्या है? मनी इंक्लूड्स कॉइन्स, पेपर नोट्स, चेक्स, डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी या ऐसी कोई भी चीज जो लीगली एक्सेप्टेड है पेमेंट करने के लिए। अब आगे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स या कमोडिटी फॉर कमोडिटी। तो इस ये बहुत पहले चलता था सिस्टम। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इस समय इकोनॉमी कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज करती थी। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से मनी एग्जिस्टेंस में आया। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर दो आदमी हैं और उनमें से एक कुछ चीज देना चाहता है तो दूसरे को वो चीज चाहिए, ये जो कि एक बहुत रेयर कोइंसिडेंस होता है। इसलिए पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा है एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट। किसी भी चीज की वैल्यू नापने के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। अगर हम देखें, अगर 10 चीजें कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है तो हर एक की कीमत 9 होंगी, 9 प्राइजेस होंगी, बिकॉज कमोडिटी की वैल्यू कमोडिटी में होती है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट। तो फ्यूचर पेमेंट के लिए कोई सिस्टम नहीं था और ये बहुत डिफिकल्ट था किसी कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीमेंट करना। सो फ्यूचर पेमेंट का एक प्रॉब्लम था। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम किसी भी चीज को अगर स्टोर करें पैसे नहीं होने पर तो हम उस कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे, बट वो कमोडिटी का प्रॉब्लम ये था कि उसको स्टोर करना पड़ता था तो स्टोरेज कॉस्ट आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, और वक्त के साथ वो डेप्रिशिएट भी होता है और उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये 4 ड्रॉबैक्स है बार्टर सिस्टम के: लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसके बाद अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सारे ट्रांजैक्शंस गुड्स और सर्विसेज के लिए मनी यूज होता है, तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो इसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया क्योंकि सबकी वैल्यू पैसे में आती थी। सेकंड फंक्शन है यूनिट ऑफ वैल्यू। कोई भी गुड या सर्विस की वैल्यू मेजर करने के लिए मनी अवेलेबल है और उसी से हम अकाउंट भी मेंटेन रखते हैं बहुत इजीली। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। फ्यूचर पेमेंट जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, ये फ्यूचर के लिए डिसाइड होती है, तो इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म करता है मनी। अगला फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी यूज्ड टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। हम बैंक अकाउंट में अगर पैसे डालेंगे तो वो पैसे की वैल्यू उतनी ही रहेगी, हालांकि उसकी परचेजिंग पावर वक्त के साथ कम हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उससे हम बचा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, जो कि बार्टर सिस्टम में था। तो अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ मनी 4 होते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। अगर आप देखें, मनी के 4 फंक्शंस होते हैं और उनमें से जो एस से शुरू होते हैं दोनों, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी बचे हुए 2, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं। आगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज व्हाट द लॉ से इट इज। लॉ ने जो कह दिया वो पैसा है, उसको बोलते हैं लीगल डेफिनेशन। फिएट मनी, फिएट मतलब ऑर्डर। मनी विच फंक्शंस एज मनी ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट या आरबीआई, उसको फिएट मनी बोलते हैं और इसमें होता है कॉइन्स एंड करेंसी। फिर आता है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। ये कहता है कि एनीथिंग दैट परफॉर्म 4 फंक्शंस ऑफ मनी। कोई भी चीज जो मनी की चारों फंक्शन कर देगी उसे पैसा बोला जाएगा। फिर आता है नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो डेफिनेशन में वो चीजें आती है जो नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में होती हैं। और ब्रॉड डेफिनेशन में आता है टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट जो हम बैंकों में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो हम रखते हैं।
और उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ शॉर्ट नोटिस टू द बैंक, या शॉर्ट रिक्वेस्ट, या एक रिक्वेस्ट करके हम बैंक को बोलते हैं कि इसको हमें एनकैश करना है। तो वो ब्रॉड डेफिनेशन में आता है। तो ब्रॉड डेफिनेशन इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। अब आते हैं हम आगे, लिक्विडिटी ट्रैप। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट कंट्री में लो होते हैं, तो जो भी लोग होते हैं वो प्रिफर करते हैं कैश को अपने पास रखना, स्पेंड नहीं करेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इस समय गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्शन बढ़ाना। इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कॉइन्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, एक्चुअली इनकी जो मटेरियल होता है वो मटेरियल की वैल्यू कम होती है और पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम मान के चले 100 रुपए का एक नोट, तो 100 रुपए के नोट के एक नोट की कीमत 100 रुपए होती है, बट अगर हम उसको कागज की तरह बेचे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। बट पहले जब हम गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज करते थे, तब कॉइन्स को हम गोल्ड की तरह भी यूज कर सकते थे और कॉइन्स की तरह भी यूज कर सकते थे, इसलिए उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। हाई पावर्ड मनी, अगला टॉपिक। जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करती है उसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस। अब आगे, डिमांड डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट जो हम हमारी डिमांड से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जो डिपॉजिट हमने बैंक में रखा हुआ है और हम तुरंत उसको विड्रॉ कर सकें तुरंत, तो उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। याद रखना, इसमें फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है। जैसे एटीएम से हम पैसा निकालते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट का पैसा निकालते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। चेक्स जो हम यूज करते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, इसको कोई मना भी कर सकता है मोड ऑफ पेमेंट के लिए। हेंस डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर सिर्फ करेंसी नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में होता है। अब आता है अगला टॉपिक, मनी सप्लाई। किसी समय पे जितना भी मनी सर्कुलेशन में है उसे मनी सप्लाई बोलते हैं। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और आरबीआई ने इसके 4 मेजर दिए हैं, M1, M2, M3, M4। M1 होता है C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक में आते हैं फर्म्स और हाउस होल्ड। हम पब्लिक में हाउस होल्ड आते हैं, फर्म्स आते हैं। डिमांड डीडी होता है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ओडी होता है अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। ये पहला मेजर है M1, ये कोर्स में है। M2, इसका फॉर्मूला है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3, M1 plus net time deposits of commercial bank. M4, M3 plus total deposit with post office saving organizations, excluding national saving certificates. अब इनमें से M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश। M3 is most commonly used measure of money supply। और हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी इट इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, और इसमें आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक। ये हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और विड्रॉल अलाउ करता है कस्टमर्स को, और जो पैसा उनके पास जमा है बैंकों के पास उसको वो लोन के फॉर्म में पब्लिक को देता है। Means a financial institution that accepts deposits and allow withdrawal of money for the general public and provide loans to public। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। सेंट्रल बैंक की टॉप मोस्ट बॉडी होती है मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम की। You can see apex institution of the country's monetary and banking structure। Commercial bank, it is one of the organs of money market। सेंट्रल बैंक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जबकि कमर्शियल बैंक कैन बी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक इज अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, वेयरएज कमर्शियल बैंक, जैसे नाम बता रहा है कमर्शियल, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, और कमर्शियल बैंक इट इज बैंकर टू जनरल पब्लिक, मतलब एक आम आदमी
सेंट्रल बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोल सकता, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक में खोल सकता है, वेयरएज गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अपना अकाउंट खोल सकती है। सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू एंड कमर्शियल बैंक दे कैन नॉट इश्यू करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स बनाने का पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक मतलब हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई के पास होती है। सेंट्रल बैंक हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज फॉर्म्ड इन 1935। अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, चार फंक्शंस है: करेंसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई में दो होते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक मतलब हमारे आरबीआई इज हैविंग सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। कोई भी करेंसी को इशू सिर्फ आरबीआई करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स। तो आरबीआई की मोनोपोली है और वो करेंसी नोट्स उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी है, बिकॉज उतने अमाउंट का एसेट्स आरबीआई अपने पास बैकअप में रखती है। और जितने भी करेंसी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक है वो लीगल टेंडर मनी है। जितने भी करेंसी नोट्स इशू हैं जो चल रहे हैं ट्रांजैक्शन में वो लीगल टेंडर है। और इन सबको इशू किया जाता है कुछ एसेट्स के रखने के बाद। वो एसेट्स क्या क्या होते हैं? गोल्ड कॉइन्स, फॉरेन सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज और गोल्ड बुलियन। अब देखते हैं 1 रुपी और 1 रुपी नोट और कॉइन को कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखना, इट इज नॉट इशूड बाय आरबीआई, इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड फंक्शन, इट इज अ गवर्नमेंट्स बैंक या बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो जो आरबीआई है वो एक बैंक के लिए बैंकर है, एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। अब इसमें दोनों गवर्नमेंट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सारे बैंकिंग बिजनेस गवर्नमेंट के आरबीआई के थ्रू होते हैं। सारे कैश बैलेंस गवर्नमेंट करंट अकाउंट में आरबीआई के पास रखती है। और आरबीआई एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और वो लोन और एडवांसेस भी गवर्नमेंट को देती है जब भी जरूरी होता है, यूजिंग ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। तीसरा फंक्शन बैंकर्स बैंक। हर बैंक का करंट अकाउंट होता है आरबीआई के बाद, एंड आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके एक्सेस रिजर्व्स वो अपने पास रखती है। इट इज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो अपने सोर्सेज से मनी मार्केट से लेने की कोशिश करी, और जब नहीं मिल पाता तो लास्ट रिसोर्ट के फॉर्म में वो आरबीआई के पास जाती है। And RBI then lends money to such commercial banks by discounting the approved securities. मतलब लोन सबसे आखिर में आरबीआई देगी अगेंस्ट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक whenever they are in need of it. Clearing house. Every commercial bank has an account with central bank through which central bank can easily settle their claims against each other by making credit and debit entries in their accounts. ये clearing house function अगर आप अच्छे से समझे तो ये चेक जो हम इशू करते हैं वो क्लियर होते हैं क्लियरिंग हाउस में जाने के बाद। अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का फोर्थ वाला, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्री में जो मनी सप्लाई है और जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करती है। इसके दो मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम तीन प्रकार देखते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वैलिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट। ओपन मार्केट में बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। वैलिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट में कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। क्वालिटेटिव में तीन होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सॉल्यूशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर। सबसे पहला रेपो रेट, इसको रिपर्चेज रेट भी बोलते हैं। रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। याद रखना, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स को दिए हुए लोन पे शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और वही अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर दिया है आरबीआई ने कमर्शियल बैंक तो उसको बोलते हैं बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। यू कैन सी हियर व्हाट इज बैंक रेट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to commercial banks to meet their लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। याद रखना, बैंक रेट और रेपो रेट एक जैसे होते हैं, बस रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो
आरबीआई पे करती है कमर्शियल बैंक को जब कमर्शियल बैंक उनके पास पैसे जमा करते हैं। The rate at which central bank borrows money from commercial bank और interest paid to commercial bank for parking their money with central bank। जो भी सरप्लस अमाउंट होता है कमर्शियल बैंक का वो आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट पे करती है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट सप्लाई की सिचुएशन में तीनों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए तीनों रेट बढ़ाए जाते हैं। इसका उल्टा डिफ्लेशन या एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएंट डिमांड में होता है, तीनों को डिक्रीज किया जाता है क्योंकि मनी सप्लाई कम होता है, इनको डिक्रीज करने से मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। It is buying and selling of government securities or bonds in open market by central bank। याद रखना this activity is done by central bank। अब इसमें during excess demand या inflation या deficient supply securities will be sold in the open market। क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, इसको जब बेचेंगे तो central bank will receive the money in cash and the money supply in the country will decrease, तो inflation control होगा। इसका उल्टा डिफ्लेशन में होता है, securities will be purchased। Varying reserve requirement। Commercial banks are obliged to maintain reserves with central bank। इसको लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज टू बी केप्ट विथ सेंट्रल बैंक। याद रखना सीआरआर परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो सेंट्रल बैंक के पास रखती है कमर्शियल बैंक। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, percentage of total demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves। जो percentage of deposit कमर्शियल बैंक खुद के पास रखते हैं एज पर द ऑर्डर ऑफ आरबीआई, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो गोज टू सेंट्रल बैंक एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक्स खुद के पास रखते हैं। अब ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन मनी सप्लाई जब ज्यादा होता है तो सीआरआर एंड एसएलआर विल बी इंक्रीज्ड, जिससे लेस मनी विल बी अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक्स टू गिव एज लोन, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। इसका उल्टा डिफ्लेशन या एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, सीआरआर विल बी डिक्रीज, क्योंकि एक्सेस सप्लाई या डिफ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई कम होता है, सीआरआर डिक्रीज करने से ज्यादा लोन इकोनॉमी में लिया जाएगा, मनी सप्लाई विल इंक्रीज एंड देयरफॉर इट विल करेक्ट डिफ्लेशन। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। पहला होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन सैंक्शन अगेंस्ट इट। जैसे हमें कोई कार लेनी है, कार 10 लाख रुपए की है, तो अगर 10 लाख की कार में 2 लाख रुपए हमें डाउन पेमेंट देना है और 8 लाख हमें लोन मिलेगा, तो जो 2 लाख हम दे रहे हैं उसको बोलते हैं मार्जिन, क्योंकि कार की वैल्यू है, वैल्यू और सिक्योरिटी हो गई 10 लाख और लोन दिया जा रहा है 8 लाख, इन दोनों का डिफरेंस, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इन शॉर्ट हम इसको डाउन पेमेंट के फॉर्म में याद रख सकते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है कंट्री में, परचेजिंग पावर हमें कम करना है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगा क्योंकि मनी सप्लाई कम है, तो जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगा लोग ज्यादा लोन लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, मॉरल सॉशन, 3 वर्ड याद रखना, परसुएशन, रिक्वेस्ट, अपील, मतलब जो आग्रह कमर्शियल बैंक को किया जाता है आरबीआई के द्वारा उसे मॉरल सॉशन बोलते हैं। और वो रिक्वेस्ट क्या होता है, टू फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या रिक्वेस्ट किया जाएगा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा, रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या रिक्वेस्ट किया जाएगा, टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। फिर आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रैशनिंग ऑफ क्रेडिट किया जाएगा, जैसे रैशनिंग मतलब कुछ एरिया में ज्यादा लोन दिया जाएगा, कुछ में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा या कम दिया जाएगा, ये डिसाइड करता है आरबीआई। ड्यूरिंग डिफ्लेशन रैशनिंग ऑफ क्रेडिट विल बी विथड्रॉन, ये हटा लिया जाएगा, जो रैशनिंग जो किया था, जो फिक्स क्वांटिटी हम दे रहे थे किसी एरिया में, वो हटा दिया जाएगा जिससे ज्यादा लोग लोन ले सके। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन लोन लेने की या पैसे फ्लो की कैपेसिटी कम कर दी जाती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक।
ये प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विच इज मल्टी टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ता है। अभी कैसे होता है हम देखते हैं। सबसे पहले एजम्पशन, इसमें 4 एजम्पशंस मेन है। मान लो कि सारे के सारे जो अकाउंट होल्डर्स है वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं और सारे बैंक एक हैं, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस रिसीव्स और पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहे हैं और सारी बैंकिंग सिस्टम वन यूनिट है। मान लो इनिशियल डिपॉजिट है 1 लाख का और लीगल रिजर्व रेशियो है 0.2, मतलब 20%। इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 20% आरबीआई ब्लॉक कर देगी सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में। अब आगे देखते हैं। मान लो इनिशियल डिपॉजिट है 1 लाख का, तो 1 लाख जैसे किसी ने डिपॉजिट किया तो कंट्री का डिपॉजिट चेंज हो गया 1 लाख से, तो चेंज इन डिपॉजिट इज 1 लाख। अब याद रखना एलआरआर है 20%, तो इसका 20% जो है यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा। तो 1 लाख का 20% होता है 20,000, वो ब्लॉक हो गया। रिमेनिंग 80,000 लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे लोन देंगे वो लोन किसी के अकाउंट में जमा होगा सबसे पहले, तो चेंज इन डिपॉजिट फिर 80,000 से बढ़ जाएगा सेकेंड राउंड में। इसका 20% मतलब 16,000 अगेन विल बी ब्लॉक्ड और बचा हुआ 80% विल बी गिवन एज लोन। और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट बराबर नहीं हो जाता एलआरआर के टोटल के बराबर, मतलब 1 लाख नहीं हो जाता एलआरआर का टोटल तब तक। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एलआरआर। हमारे केस में है ये 0.2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स चेंज इन डिपॉजिट होगा। अगर 1 लाख डिपॉजिट किया था तो 5 लाख डिपॉजिट क्रिएशन होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड हो जाएगा 1 अपॉन एलआरआर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो एलआरआर की 1 अपॉन एलआरआर की वैल्यू 5 थी, मनी मल्टीप्लायर 5 इंटू 1 लाख, तो 5 लाख से डिपॉजिट इंक्रीज होगा। टोटल चेंज इन लोन कितना होगा? ये 5 लाख को 1 लाख में से माइनस करो, मतलब चेंज इन डिपॉजिट माइनस एलआरआर माइनस करेंगे, टोटल एलआरआर जितना कलेक्ट हुआ है वो आएगा 4 लाख। इन सारे टॉपिक्स में से आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखना क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करना। थैंक यू। काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।